हेलो दोस्तों, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज कॉर्नर में। फ्रेंड्स, यूपी एलटी ग्रेड जिसमें हम लोग इनहेरिटेंस एंड जेनेटिक्स के क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। इसके पहले क्रोमोसोम, जेनेटिक कोड वगैरह क्वेश्चन जो है हमने डिस्कस कर लिया है। अगर आपने इसके पहले की वीडियो देखें तो बहुत अच्छी बात। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। ये यूपी एलटी ग्रेड, पीजीटी, टीजीटी, सारे एग्ज़ाम, जीआईसी, बिहार टीआरई एग्ज़ाम, सारे एग्ज़ाम को कवर करता हुआ ये हमारा सीरीज़ है। आपको विश्वास नहीं होगा तो आप थोड़ी देर तक बने रहिए। आपको मैं सारे एग्ज़ाम के क्वेश्चन विद प्रूफ दिखाने वाली हूँ। जब आप देख लेंगे तब आपको विश्वास हो जाएगा कि इसमें यूपी पीएससी के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे शामिल किए गए हैं। उत्तराखंड पीजीटी, बिहार पीजीटी, यूपी पीजीटी, टीजीटी, इसके साथ साथ यूपी पीसीएस के भी क्वेश्चन इसमें शामिल हैं। जीआईसी के, केवीएस, एनवीएस, सारे क्वेश्चन, डी ट्रिपल एसबी, सबके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस सीरीज़ में आपको मिल जाएंगे। बस आपको कंटिन्यू हमारे साथ जुड़े रहना है। बहुत जल्द हम बॉटनी के भी क्वेश्चन लेकर आने वाले हैं और हमारे इसी चैनल पे जीएस जीके के भी, एलटी ग्रेड के और जीआईसी के क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, तो आप उसे भी ज़रूर देखिए। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, द कॉन्सेप्ट ऑफ लिंकेज वाज प्रपोज्ड बाई, सहलग्नता की अवधारणा प्रस्तावित की गई थी। क्वेश्चन आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मिलेंगे और इसका पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। लिंकेज की जो अवधारणा है वो किसके द्वारा प्रस्तावित की गई थी? ऑप्शन दिया है जी जे मेंडल, वेटसन एंड पुन्नेट, हार्डी विनबर्ग या फिर चार्ल्स डार्विन। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, वेटसन व पुन्नेट के द्वारा। संलग्नता की अवधारणा वेटसन व पुन्नेट के द्वारा प्रस्तावित की गई थी। पोल्ट्री और मीठे मटर यानी स्वीट पी पर अपने प्रयोगों के माध्यम से बेटसन और पुन्नेट ने मेंडेलियन आनुवंशिक की कुछ मूलभूत प्रक्रियाओं की खोज की, जिसमें पूरक और ऑटोसोमल, जिसे आप नॉन सेक्सुअल क्रोमोसोम कहते हैं, लिंकेज का पहला उदाहरण जो है वो मिला था। बेटसन और पुन्नेट ब्रिटेन में प्रायोगिक आनुवंशिकी के संस्थापक थे और मेंडल के वंशानुक्रम के मॉडल के मुख्य समर्थक भी थे। देखिए यहाँ पे जो बेटसन और पुन्नेट थे, इन्होंने स्वीट पी पे अपना जो है प्रयोग किया था, पोल्ट्री और स्वीट पी पे, जबकि जो ये थे फादर ऑफ आनुवंशिकी मेंडल जी, उन्होंने गार्डन पी पे अपना प्रयोग किया था। तो इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। राजस्थान पीएससी पीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके सामने फिर राजस्थान पीजीटी का ही आया है। जब एक शुद्ध अप्रभावी पौधे टी यानी स्मॉल टी को F1 पीढ़ी संकरण पौधे स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी से क्रॉस कराया जाता है, तो इसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस, डबल क्रॉस या लिंकेज। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, टेस्ट क्रॉस। जब एक शुद्ध अप्रभावी पौधा यानी टी को F1 पीढ़ी संकरण पौधे टी से क्रॉस कराया जाता है, तो इसे टेस्ट क्रॉस कहा जाता है। किसी भी पेरेंट पौधा जो होता है, उसके F1 पीढ़ी के पौधे के बीच के क्रॉस को बैक क्रॉस कहा जाता है। बैक क्रॉस क्या होता है? कोई भी पेरेंट पौधा है, उसके F1 पीढ़ी के पौधे के बीच जो क्रॉस होता है उसको बैक क्रॉस कहा जाता है। और अगर दो सिंगल क्रॉस हाइब्रिड के बीच क्रॉसिंग को डबल क्रॉस कहते हैं, ठीक है। दो सिंगल क्रॉस हाइब्रिड के बीच की क्रॉसिंग को क्या कहते हैं? डबल क्रॉस कहते हैं। अगर एक ही गुणसूत्र पर यानी क्रोमोसोम पर जीन या अन्य डीएनए अनुक्रमों से घनिष्ठ संबंध को संलग्नता कहते हैं। संलग्नता क्या होता है? एक ही गुणसूत्र पर जीन या अन्य डीएनए अनुक्रमों के क्लोज रिलेशनशिप को ही संलग्नता कहते हैं, ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, टेस्ट क्रॉस, ठीक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से मनुष्य के लिंग निर्धारण के सही संबंध, मतलब लिंग निर्धारण के संबंध में सही है? ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है और ये भी आरपीएससी पीजीटी का ही क्वेश्चन है। पहला दिया निर्धारण क्रोमोसोम द्वारा होता है, लिंग निर्धारण क्रोमोसोम द्वारा होता है। दूसरा दिया है XX मादा व XY होता है, नर होता है। तीसरा दिया है 21 + XX मादा व 21 + SY नर होता है। 22 + X मादा व 22 + YO नर होता है। तो देखिए गुणसूत्र जो होते हैं टोटल 46 होते हैं, लेकिन इसमें अगर इसको पेयर की बात करें तो ये 23 पेयर होता है। 23 पेयर में 22 तो समान होते हैं, यानी 22 तो होगा ही होगा। इसके अलावा
अगर मादा की बात करें तो XX होता है 22 प्लस XX, और अगर पुरुष की बात करें तो 22 प्लस XY होता है। क्या होता है? XY, 22 प्लस XY। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो केवल ऑप्शन ए सही हो जाएगा कि लिंग निर्धारण क्रोमोजोम द्वारा होता है। अब देखिए इसमें क्या दिया है, बाकी तीनों इसके गलत जवाब हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये जो 22 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं ना, इसे आटोसोम गुणसूत्र कहा जाता है, और जो 23वां जोड़ी होता है इसे लिंग निर्धारण गुणसूत्र कहते हैं, जो महिला में XX होता है और पुरुष में XY होता है, जो आपको यहाँ पे डायग्राम के माध्यम से दिखाया गया। ये जो पुरुष होता है यही जो है जिम्मेदार होता है कि बेटा होगा कि बेटी, फालतू में महिलाओं को कोसा जाता है। आप लोग पढ़े लिखे हैं, इस बात को ध्यान दीजिए। जब पुरुष का, महिला के पास तो XX है ही, तो ये Y कहाँ से देगी, लेकिन जब पुरुष का यही X गुणसूत्र चला जाता है तो ये XX यानी बेटी हो जाती है। महिला का तो X आना ही है, और पुरुष का जब यही Y जाता है तो XY यानी कि बेटा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या होती है 45, 44, 47 या 46। यूके SSC LT ग्रेड साइंस में पूछा गया क्वेश्चन है, यानी उत्तराखंड LT ग्रेड में पूछा गया क्वेश्चन है कि डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 47। डाउन सिंड्रोम जो होता है इसमें गुणसूत्रों की संख्या 46 से बढ़कर 47 होती है। यह एक आनुवंशिक विकार है। इसमें जो गुणसूत्र नंबर 21 होता है ये ट्राइसोमी होता है, यानी XX तो होता ही है गुणसूत्र, इसके 21वें गुणसूत्र में एक गुणसूत्र और बढ़ जाता है। ठीक है, एक गुणसूत्र और बढ़ जाता है, ये ट्राइसोमी होता है। ठीक है, एक बच्चा 46 गुणसूत्रों के साथ पैदा होता है, आप सभी को पता है, लेकिन डाउन सिंड्रोम में शिशु में एक गुणसूत्र जो है, एक क्रोमोसोम जो है वो अतिरिक्त हो जाता है। डाउन सिंड्रोम में होता क्या है, तो बच्चे के शरीर और मस्तिष्क के विकार के तरीके बदल जाते हैं, यानी शरीर जो है सुडोल मतलब अजीब सा दिखाई देने लगता है, मंगोलियन टाइप में। मानसिक विकार आ जाती है, कई प्रकार के शारीरिक जो है विकार आ जाते हैं डाउन सिंड्रोम में। और अगर आपसे पूछा जाए डाउन सिंड्रोम में कौन से नंबर का गुणसूत्र जो है वो प्रभावित होता है, तो 21वें नंबर का गुणसूत्र वो प्रभावित होता है। वैसे तो गुणसूत्र 2n होती है, लेकिन यहाँ 2n+1 हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मनुष्य में गुणसूत्र संख्या 21 के ट्राइसोमी का परिणाम है। तो अभी हम लोगों ने देखा था कि जो ट्राइसोमी है, द ट्राइसोमी ऑफ नंबर 21 क्रोमोसोम इन मैन रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ, तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा डाउन सिंड्रोम। अभी हम लोगों ने देखा था डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम किस नंबर के गुणसूत्र को प्रभावित करता है? 21वें नंबर के गुणसूत्र को प्रभावित करता है। इसमें गुणसूत्र जो 2n होती है ये +1 हो जाता है, यानी 46 की जगह 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। इसका लक्षण क्या होता है, तो बच्चा जो है मंगोलॉइड हो जाता है, मानसिक अक्षमता हो जाता है, यानी बौद्धिक अक्षमता हो जाता है, कमज़ोर मांसपेशियाँ हो जाती हैं, आंखों में भैगापन टाइप में दिखने लगता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन, डाउन सिंड्रोम का कारण है, डाउन सिंड्रोम का क्या कारण है? तो हम लोग कब से पढ़ते आ रहे हैं इसको कि डाउन सिंड्रोम का क्या कारण है। तो डाउन सिंड्रोम का कारण है 21वें गुणसूत्र क्रमांक की अतिरिक्त प्रत की उपस्थिति। ठीक है, ये डाउन सिंड्रोम का कारण है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि एक वर्धांत महिला एक समान पुरुष से विवाह करती है तो उनके बच्चे होंगे। इफ अ कलर ब्लाइंडनेस फीमेल मैरिड ऑन नॉर्मल मेल देयर चिल्ड्रन विल बी, उनके बच्चे कैसे होंगे? ऑप्शन दिया है कलर ब्लाइंडनेस सन्स एंड कलर ब्लाइंडनेस डॉटर, यानी दोनों को कलर ब्लाइंडनेस होगा। कलर ब्लाइंडनेस सन एंड कैरियर डॉटर, यानी कि बेटा जो होगा उसको जो है कलर ब्लाइंडनेस होगा, लेकिन बेटी जो होगी वो कैरियर होगी। तीसरा दिया है नॉर्मल सन एंड कैरियर डॉटर, यानी कि बेटा सामान्य होगा, बेटी कैरियर होगी। चौथा दिया नॉर्मल सन एंड नॉर्मल डॉटर, क्या बेटा और बेटी दोनों सामान्य होंगे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। बेटा जो होगा उसको तो कलर ब्लाइंडनेस होगा ही होगा, लेकिन जो बेटी होगी वो कैरियर हो जाएगी, यानी अपने आने वाले उसको तो नहीं होगा, लेकिन वो अपने आने वाले संतति में इस रोग को जो है फैलाएगी। ठीक है, बेटी क्या करेगी, वाहक का कार्य करेगी। ओके, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ने से पहले हम कल के क्वेश्चन जो आपसे पूछे थे उसका जवाब देख लेते हैं। मैंने आपसे कहा था कि जो लोग क्वेश्चन के जवाब देंगे, रिप्लाई करेंगे, उनका नाम कमेंट आपको वीडियो में दिखाया जाएगा। तो कुछ लोगों ने कमेंट का रिप्लाई किया हुआ है, मैं आपको उनके नाम दिखा देती हूँ, फिर आगे बढ़ती हूँ। ठीक,
कल की वीडियो पे केवल एक कमेंट आया है श्याम देवी जी का। इन्होंने, मैंने पूछा था कि ब्लड ग्रुप ए वी जो है उसकी खोज किसने की थी। इन्होंने बहुत अच्छे से जवाब दिया है कि ब्लड ग्रुप ए बी ब्लड ग्रुप वाज डिस्कवर्ड बाय स्टर्ली एंड जो मतलब इन्होंने जवाब दे दिया है। बाकी डेका स्टेलो जो है इन्होंने और स्टर्लिंग ने दोनों ने दिया है। बाकी इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके मैंने जो है बता दिया है ब्लड ग्रुप के बारे में कि ब्लड ग्रुप की खोज 1909 में कार्ल लैंड स्टीनर ने किया था। इन्होंने ए बी और ओ ब्लड ग्रुप को खोजा था। इसके अलावा 1902 में स्टर्ली और डेका स्ट्रोल ने ब्लड ग्रुप जो एवी ब्लड ग्रुप है इसकी खोज बाद में हुई थी और इसकी खोज कब हुई थी 1902 में हुई थी। ठीक है, मैंने बहुत अच्छे से बता दिया है। थैंक यू, वेल डन श्यामा देवी जी। इसी तरह से आप लोग भी पूछे गए क्वेश्चन का अगर जवाब देंगे तो आपके भी नाम को नेक्स्ट वीडियो में जरूर दिखाया जाएगा। लास्ट में या फिर बीच में ही जहाँ मुझे लगेगा वहाँ पे आपको एक होमवर्क क्वेश्चन दिया जाएगा। अगर आप जवाब देते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में आपके नाम के साथ आपके कमेंट को जरूर दिखाया जाएगा, लेकिन आपका जवाब सही होना चाहिए। ओके, या फिर आप कुछ भी फीडबैक भी देते हैं ना वीडियो पे तो भी आपके नाम को इंक्लूड किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट क्लाइनफेल्टर्स सिंड्रोम। निम्नलिखित में से कौन सा क्लाइनफेल्टर्स के सिंड्रोम का प्रतिनिधित्व करता है? एक्स एक्स, एक्स ओ, एक्स वाई या एक्स एक्स वाई। देखिए, क्लाइनफेल्टर के जो सिंड्रोम है उसका प्रतिनिधित्व एक्स एक्स और एक्स वाई तो करेगा नहीं, क्योंकि ये सामान्य है। सामान्य यानी ये फीमेल का है और ये जो है मेल का है, तो ये तो करने से रहा। उसके बाद बात करते हैं एक्स ओ या एक्स एक्स वाई की। तो एक्स ओ जो है ये टर्नर में होता है। किस में होता है? टर्नर सिंड्रोम जो होता है ये भी आनुवांशिक बीमारी है और इसमें केवल महिलाओं को प्रभावित होता है, मतलब महिलाएं ही प्रभावित होती हैं। इसमें जो होता है महिला केवल एक एक्स गुणसूत्र के साथ पैदा होती है। ये एक्स जीरो है, ओ नहीं है। ठीक है, एक्स जीरो है। ठीक है, और बात करें एक्स एक्स वाई की तो ये सही जवाब है इसका, ऑप्शन डी एक्स एक्स वाई। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम एक्स एक्स वाई का प्रतिनिधित्व करता है। यह एक आनुवांशिक स्थिति है। इसके परिणाम स्वरूप एक पुरुष अतिरिक्त एक्स गुणसूत्र के साथ पैदा होता है, क्योंकि पुरुष में आप सभी को पता है कि एक्स वाई होता है, लेकिन इसमें एक अतिरिक्त एक्स गुणसूत्र जो है वो पुरुष में है। इन सिंड्रोम में होता क्या है? तो इसमें पुरुषों में कम टेस्टोस्टेरोन, मांसपेशियों की कमी, शरीर पर बालों का कम निकलना, स्तन ऊतकों का बढ़ना आदि लक्षण जो है वो पुरुषों में दिखाई देते हैं। इससे ग्रसित जो पुरुष होते हैं उनमें बहुत कम या फिर कहें बिल्कुल ना के बराबर स्पर्म जो होता है वो बनता है। ठीक है, ये कौन सा है? क्लाइनफेल्टर्स सिंड्रोम। ठीक, लेकिन आपको बता दें ये क्वेश्चन आया था यूपीपीएससी आश्रम पद्धति में। ठीक है, आश्रम पद्धति में ये क्वेश्चन आया था 2021 में। आयोग ने इसका जवाब ऑप्शन बी माना था, लेकिन मेरे हिसाब से इसका जवाब ऑप्शन डी होगा, क्योंकि एक्सओ जो होता है ये टर्नर सिंड्रोम से संबंधित है, तो इसका जवाब तो ये होने से रहा। आयोग ने इसका जवाब ऑप्शन बी मान लिया था। आप देख लीजिएगा आपको क्या मार्क है। अगर आप इस पर अपनी राय रखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। अगला क्वेश्चन, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है 45, 46, 47 या 44। तो अभी हमने आपको बताया कि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जो होता है इसमें एक्स एक्स वाई गुणसूत्र होते हैं, यानी एक गुणसूत्र बढ़ गया तो गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाएगी? 47। डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 47। लेकिन डाउन सिंड्रोम जो होता है वो उसमें जीन नंबर 21 प्रभावित होता है। और क्लाइन सिंड्रोम में जो पुरुष का एक गुणसूत्र जो सेक्स गुणसूत्र है, लिंग गुणसूत्र जिसे कहते हैं, यही प्रभावित हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लिंग सहनता रोग है, यानी व्हिच वन इज सेक्स लिंग डिजीज? रंगहीनता, वेरी वेरी वर्णधाता या टाइलोसिस। अब इसमें पूछा है कौन सा जो है सेक्स लिंक डिजीज है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस जो है ये लिंग संलग्न रोग है। जब आंखें सामान्य रूप से रंगों में विभेद नहीं कर पाती हैं, यानी हरा और काला में अंतर नहीं कर पाती, लाल और काला में अंतर नहीं कर पाती, मतलब जो मिलते जुलते कलर होते हैं उनमें अंतर नहीं कर पाते। इसमें हरा और लाल रंग जो होता है ये जनरली देखा जाता है कि ऐसे जो इससे पीड़ित होते हैं वो हरे और लाल रंग में जो है अंतर नहीं कर पाते हैं, तो उसी को कलर ब्लाइंडनेस कहा जाता है। इसका जिम्मेदार जीन एक्स गुणसूत्र पर ले जाया जाता है। पता है ये जो गुणसूत्र होता है ये एक्स गुणसूत्र पर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इसीलिए ना महिलाओं की तुलना में कई अधिक पुरुष इससे प्रभावित होते हैं। ठीक है, ज़्यादातर ये पुरुषों में देखने को मिलता है। ओके, इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, कलर ब्लाइंडनेस। देखिए यूपीपीएससी जीआईसी में आया हुआ क्वेश्चन है। अब आप कहेंगे जीआईसी की तैयारी सबकी तैयारी एक साथ कैसे, तो आप खुद देख लीजिए कि जीआईसी में आया हुआ क्वेश्चन है।
अगला क्वेश्चन, कौन सा रोग लिंग संलग्न होता है? सेम क्वेश्चन टीजीटी बायोलॉजी और जीआईसी में सेम क्वेश्चन। देख लीजिए प्रीवियस ईयर आपके लिए किस तरह से इंपॉर्टेंट होता है। वो 2021 में आया, ये 2005 में आ चुका था, उसी को उठा के आयोग ने कॉपी कर दिया, क्योंकि जीआईसी और टीजीटी दोनों ही आयोग जो है यूपीपीएससी के द्वारा, यूपीपीएससी जीआईसी करवाता है और टीजीटी का तो पहले अलग से आयोग था। अब देखिए क्या होता है, पता ही नहीं है, अध्यक्ष का ही अता पता नहीं है। देखते हैं, जैसे कोई खबर आती है पेपर की तो हम आपको बताएंगे। इसका जो सही जवाब है वही क्वेश्चन हो जाएगा, कलर ब्लाइंडनेस, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अभी हम लोगों ने अच्छे से एक्सप्लेन करके इसको देखा था। अगला क्वेश्चन, बाकी आप बहुत डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम से ले लीजिएगा, वहाँ से पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, रंगहीनता यानी एल्बिनिज्म निम्नलिखित में से किसी के कारण से होता है? एल्बिनिज्म अकर्स ड्यू टू वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन। इनमें से वो कौन सा कारण है जिसकी वजह से रंगहीनता यानी एल्बिनिज्म बीमारी होती है? पहला दिया, डिसऑर्डर ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड ओनली, जेनेटिक डिसऑर्डर ओनली, लैक ऑफ मेलिन ओनली, मेलेनिन, या फिर बोथ जेनेटिक डिसऑर्डर एंड लैक ऑफ मेलानिन। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, रंगहीनता जो है ये जेनेटिक डिसऑर्डर भी है, उसके साथ साथ ये मेलानिन की भी वजह से होता है, मेलानिन की भी कमी से होता है, यानी कि आनुवंशिक विकार और मेलानिन की कमी दोनों ही इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। एल्बिनिज्म में होता क्या है, तो त्वचा, बाल और आंखों में मेलानिन वर्णक की कमी के कारण ये जो बीमारी होती है होता है। यह एक विरासत में मिला हुआ विकार है, यानी कि ये एक जेनेटिक विकार है जो जन्म के समय मौजूद होता है। इसमें मेलानोसाइट मौजूद होता है, लेकिन आनुवंशिक उत्परिवर्तन उनके मेलानिन वर्णक उत्पादन या केराटिनोसाइट को वितरित करने की क्षमता में हस्तक्षेप करते हैं। ठीक है, आपको मतलब एक सिंपल भाषा में बता दें कि रंगहीनता या एल्बिनिज्म वो बीमारी होती है, आपने किसी किसी को देखा होगा कि उनका फेस वगैरह एकदम वाइट होता है, बालों का रंग काला ना होके भूरा होता है। अंग्रेज़ की बात नहीं कर रही हूँ मैं, इंडियन की बात कर रही हूँ। उनके मतलब आँखों की रोशनी भी कम होती है, आँखों का रंग थोड़ा ब्राउनिश होता है, ब्लैक नहीं होता है, मतलब थोड़ा हम लोगों से अलग ही स्किन उनकी दिखती है, तो उसको जो है ना एल्बिनिज्म कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक भूरी आंखों वाले दंपत्ति का नीली आंखों वाला बच्चा है। भूरी आंख बी का लक्षण नीली आंख स्मॉल वी पर हावी है। दंपत्ति का जीनोटाइप कैसा होगा? देखिए, आज ना आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोग में से कौन कौन हिंदी लैंग्वेज में कंफर्टेबल है, कौन इंग्लिश, तो मुझे पता चलेगा कि हमारे जो व्यूअर्स हैं उनमें से हिंदी वाले ज़्यादा हैं या इंग्लिश वाले, तो उसी लैंग्वेज को ज़्यादा फोकस करूँगी मैं, क्योंकि दोनों लैंग्वेज लेके चलने में ना एक ही क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा मतलब लंबा वीडियो हो जाता है। तो एक बार आप लोग बता दीजिएगा। अ ब्राउन आइज कपल हैज़ अ ब्लू आइज चाइल्ड, द ट्रीट ऑफ ब्राउन आइज इज डोमिनेंट ओवर ब्लू आइज स्मॉल बी, व्हाट इज़ द जीनोटाइप ऑफ द कपल्स। कि जो कपल्स हैं उनका जीनोटाइप क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कैपिटल बी स्मॉल बी इंटू कैपिटल बी स्मॉल बी, ये इसका सही हो जाएगा। देखिए, इसको एक आप ग्राफ के माध्यम से समझिए। यहाँ पे देखिए ग्राफ बना हुआ है, ये वाला चित्र मेल को, ये वाला फीमेल को इंडिकेट करता है, आप सभी को पता होगा। इसमें देखिए क्या दिया है कि एक भूरी आंखों वाले दंपत्ति का नीली आंखों वाला बच्चा है। भूरी आंख बी का लक्षण नीली आंख बी पर हावी है, तो देखिए ये भी ठीक है, भूरी आंख बी, भूरी आंख बी, भूरी आंख बी, नीली आंख बी, जब इनसे बनेगा तो वो कौन सा बच्चा बनेगा, तो वो बी इंटू बी बनेगा, यानी 50-50% दोनों की संभावनाएं हो जाएगी। ठीक है, दंपत्ति का जीनोटाइप कैपिटल बी स्मॉल बी इंटू कैपिटल बी स्मॉल बी होगा। समान तौर पर बच्चे को अपनी आंखों का रंग अपने माता पिता से ही विरासत में मिलती है, ये आप सभी को पता होगा, जो माँ और पिता की आंखों के रंगों का संयोजन होता है, यानी कुछ पिता की आंखों का रंग और कुछ माता की आंखों का रंग। एक बच्चे की आंखों का रंग माता पिता की आंखों के रंग से निर्धारित होता है, और माता पिता के जीन प्रमुख जीन या उत्परिवर्तित जीन होते हैं। किसी किसी का चेंज भी हो जाता है, लेकिन लगभग जो है माता पिता से ही मैच करता है। यहाँ जो दिया हुआ है वो माता पिता दोनों भूरी आंख वाले हैं और बच्चा नीली आंख वाला है, यानी बीबी है, इसलिए माता पिता दोनों शुद्ध प्रभावशाली या शुद्ध अप्रभावी नहीं हो सकते, इसलिए दंपति का जो जीनोटाइप होगा वो कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द्विसंकर टेस्ट क्रॉस में प्राप्त प्रोजेनी में यदि पैतृक टाइप्स की संख्या पुनर्गठित टाइप से अधिक है तो इसका क्या कारण है? लिंकेज, कंप्लीट लिंकेज, इंडिपेंडेंस असॉर्टमेंट, या फिर क्रॉसिंग ओवर। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, लिंकेज। लिंकेज एक गुणसूत्र पर बारीकी से रखे जीन की वंशानुक्रम के दौरान एक साथ रहने की प्रवृत्ति है, कोई क्रॉसओवर और स्वतंत्र वर्गीकरण इसका नहीं है।
पूरी तरह से जुड़े जीन क्रॉसओवर और स्वतंत्र वर्गीकरण नहीं दिखाते हैं। इस प्रकार केवल माता पिता के संयोजन का उत्पादन हो करते हैं। लिंक जीन वे जीन होते हैं जो एक ही गुणसूत्र के निकट स्थित होते हैं। ठीक है। द्विसंकर टेस्ट क्रॉस से प्राप्त प्रोजेनी में यदि पैतृक टाइप्स की संख्या पुनर्गठित टाइप्स से अधिक है तो इसका क्या कारण होगा? लिंकेज यानी सहलग्नता होगा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। यूपी पीजीटी 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। अभी तक हम लोग टीजीटी के क्वेश्चन देख रहे थे, जीआईसी का देखा, अब पीजीटी का देख रहे हैं। उसके पहले राजस्थान का देखा था, यूपी पीसीएस का देखा था। तो आप देख लीजिए किस तरह से सारे क्वेश्चन जो है इंक्लूडेड है। अगला क्वेश्चन है अपूर्ण प्रभाविता इन इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या है? तो आपको बता दें यूपी पीजीटी 2021 का क्वेश्चन है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। जीनोटिपिक और जीनोटिपिक अनुपात F2 जनरेशन से में भिन्न होता है। अपूर्ण प्रभुत्व वह स्थित है, यानी कि अपूर्ण प्रभाविता या इनकम्प्लीट डोमिनेंस वह स्थित है जब किसी जीन का कोई भी कारक प्रमुख नहीं होता है। विषम युग्मजी प्रमुख व्यक्ति का फिनोटाइप प्रमुख और पुनरावृत्ति लक्षणों का मिश्रण होता है। उदाहरण के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मेराविलिस जलापा में फूल का रंग अधूरा प्रभुत्व दर्शाता है, तो दो शुद्ध किस्मों के बीच मोनोहाइब्रिड क्रॉस जैसे F1 में आप 1:2:1 फिनोटिपिक अनुपात होता है, और F2 जब आप देखते हैं तो 3:1 होता है, इसमें जो होता है अनुपात। ठीक है। तो इसी तरह से इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है। फिनोटिपिक और जीनोटिपिक अनुपात F2 जनरेशन से भिन्न होता है। ठीक। अगला क्वेश्चन, एक आदर्श परीक्षार्थ संकरण में प्रभावी जीनोटाइप वाले पौधे का डैश फिनोटाइप वाले पौधे से संकरण किया जाता है। इन आ टिपिकल टेस्ट क्रॉस अ प्लांट शोइंग डोमिनेंट फिनोटाइप इज क्रॉस्ड विद अ प्लांट शोइंग डैश फिनोटाइप, रेसेसिव, डोमिनेंट, एनी ऑफ द टू या नन। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, रेसेसिव। एक आदर्श परीक्षार्थ संकरण में प्रभावी फिनोटाइप वाले पौधे का अप्रभावी फिनोटाइप वाले पौधे से संकरण किया जाता है। एक परीक्षण संकरण एक जीव की आनुवंशिक संरचना का निर्धारण करता है। अगर पूछा जाए इसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो फादर ऑफ आनुवंशिकी यानी ग्रेगर जॉन मेंडल ने इसका सबसे पहले प्रयोग जो है वो गार्डन पी पे किया हुआ था। इन्हीं को आनुवंशिकी का जनक भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने अपने अध्ययन में आनुवंशिकी को नियोजित किया था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, टी.एच. मॉर्गन ने अपने सभी आनुवंशिक कार्यों के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया? टी.एच. मॉर्गन यूज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ मोस्ट ऑफ द वर्क ऑन जेनेटिक। किसका प्रयोग किया था? क्या उन्होंने ड्रोसोफिला पे किया, नियोस्पोरा पे, पाइसम सेटाइबम जिसे आप हरी मटर कहते हैं, या फिर आइनोथेरा पे? इसका सही जवाब हो जाएगा टी.एच. मॉर्गन जो है इन्होंने अपना लगभग प्रयोग ड्रोसोफिला पे किया था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। टी.एच. मॉर्गन ने ड्रोसोफिला पे अपना जो है प्रयोग किया था। थॉमसन एंड हट मॉर्गन इनका पूरा नाम है। पूरा नाम क्या है? थॉमसन हट मॉर्गन, जैसे टी.एच. मॉर्गन के नाम से हम लोग जानते हैं। ये अमेरिका विकासवादी जीव विज्ञानी, आनुवंशिकीविद और भ्रूण विज्ञानी, इसके साथ साथ विज्ञान के लेखक भी हैं। इन्होंने आनुवंशिकता में गुणसूत्र की भूमिका को स्पष्ट करने वाली खोजों के लिए 1933 में मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है। अधिक प्रजनन विश्लेषण के माध्यम से मॉर्गन ने पाया कि ड्रोसोफिला में आंखों के रंग को नियंत्रित करने वाले आनुवंशिक कारक जो गुणसूत्र लिंग निर्धारण करते हैं। ठीक है। इन्होंने इस पे खोज किया था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा कि टी.एच. मॉर्गन ने अपनी खोज किस पे की? ड्रोसोफिला पे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है विद इन अ जीन रिकॉन इज अ यूनिट ऑफ। एक जीन के अंदर रेकॉन किसकी एक इकाई के रूप में है? फंक्शन, रिकॉम्बिनेशन, म्यूटेशन या डेलेशन यूनिट ऑफ जीन। कार्य, पुनर्योजन, म्यूटेशन या जीन की विलोपन इकाई। उत्तराखंड पीसीएस लेक्चरर मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है कि एक जीन के अंदर रेकॉन किसकी एक इकाई के रूप में कार्य करता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, रिकॉम्बिनेशन यानी पुनर्योजन के रूप में कार्य करता है। रेकॉन आनुवंशिक पुनर्योजन की प्राथमिक इकाई है या गुणसूत्र पर दो बिंदुओं के बीच न्यूनतम दूरी है जिसमें पुनर्योजन संभव है, यानी कि एक गुणसूत्र दो गुणसूत्र इनके बीच की न्यूनतम दूरी ही रेकॉन कहलाती है। ठीक है। यह शब्द 1957 में अमेरिका आनुवंशिकविद सिमोर वेंजर द्वारा दिया गया था। अगर पूछा जाए रेकॉन शब्द किसके द्वारा दिया गया, तो अमेरिका के एक वैज्ञानिक है सिमोर बेंजर, इनके द्वारा ये शब्द जो है वो दिया गया था। सही जवाब इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
डीएनए का खंड जो क्रॉसिंग ओवर में भाग लेता है। अगर आपको डायग्राम वगैरह समझना है ना तो आप टेलीग्राम से पीडीएफ प्राप्त कर लीजिएगा, वहाँ पे आपका कोई भी चार्ज नहीं लगेगा, वहाँ से आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। डीएनए सेगमेंट हुईज पार्टिसिपेट इज क्रॉसिंग ओवर, रेकॉन, म्यूटॉन, सिस्ट्रोन या फिर ओपेरॉन। डीएनए का खंड जो क्रॉसिंग ओवर में भाग लेता है, तो यही रेकॉन जो है ये क्रॉसिंग ओवर में भाग लेता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, रेकॉन। अगला क्वेश्चन, अर्धसूत्री विभाजन में मात्रक एवं पैतृक अर्धसूत्रों के टुकड़ों का आदान प्रदान क्या कहलाता है? एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोम सेगमेंट्स बिटवीन मैटरनल एंड पैटर्नल क्रोमैटिड्स ड्यूरिंग मियोसिस इज कॉल्ड। क्या कहलाता है? सिनेप्सिस, लिंकेज, क्रॉसिंग ओवर या जाइगोटीन। तो जब माता पिता के गुणसूत्र एक दूसरे से चेंज होते हैं, देखिए अर्धसूत्री विभाजन में जब ये वाली स्थिति आती है, ये वाली स्थिति आप देखते होंगे, इसमें जो है माता के गुणसूत्र पिता के गुणसूत्र से इस तरह से जो है इस तरह से एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हैं, यही स्थिति जो होती है ये विनिमय यानी कि क्रॉसिंग ओवर कहलाती है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। क्या कहलाती है? क्रॉसिंग ओवर कहलाती है। इसमें क्या होता है, जो माता पिता होते हैं इनके जो है टुकड़े आपस में आदान प्रदान करते हैं, इसी को क्रॉसिंग ओवर कहा जाता है। यह आनुवांशिक पुनर्संयोजन के अंतिम चरणों में से एक है, जो सिनेप्सिस नामक प्रक्रिया के दौरान अर्धसूत्री विभाजन के प्रोफेज 1 के पैकेटीन चरण के भीतर होता है। ध्यान दीजिएगा ये कहाँ होता है, ये प्रोफेज 1 के पैकेटीन में होता है। पैकेटीन, डिप्लोटीन, जाइगोटीन, लिप्टोटीन, ये स्टेज आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, तो उसी के पैकेटीन स्टेज में ये होता है। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, 4 प्रकार के फेज होते हैं, उसमें भी पैकेटीन, डिप्लोटीन, हैप्लोटीन, जाइगोटीन ये चरण होता है। तो ये पैकेटीन चरण में होता है, प्रोफेज 1 के पैकेटीन चरण में होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, लिंकेज शब्द का प्रयोग डैश के द्वारा किया गया? वाल्टर सटन, थियोडोर बोवेरी, हैंकिंग, थॉमस हर्ट मॉर्गन। ये क्वेश्चन राजस्थान पीजीटी बायोलॉजी 2015 और 2016 दोनों बार आया हुआ क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन को स्टार मार्क करिएगा, ठीक है। लिंकेज शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया था? तो लिंकेज शब्द का जो पहली बार प्रयोग है वो थॉमस हंट मॉर्गन, जिसे आप टीएच मॉर्गन के नाम से जानते हैं, इन्हीं के द्वारा लिंकेज शब्द का पहली बार प्रयोग किया था। इन्होंने अपना प्रयोग ड्रोसोफिला पे किया था, अभी हम लोग ने आगे पढ़ा था। लेकिन जो लिंकेज शब्द है इन्होंने मॉर्गन ने 1911 में यानी 1911 में अपने प्रयोगों के आधार पर लिंकेज के गुणसूत्र सिद्धांत को प्रस्तावित कर दिया था। इसके साथ साथ सटन और बोवेरी नामक जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने 1902 में वंशानुक्रम के गुणसूत्र सिद्धांत में अपने योगदान दिए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक और चीज़ देख लीजिए। हैंकिंग एक जर्मन साइटोलॉजिस्ट थे, इन्होंने 1890 से 1891 में एक्स क्रोमोसोम की खोज की थी। अगर पूछा जाए एक्स क्रोमोसोम की खोज किसने की थी, तो एक्स क्रोमोसोम की जो खोज करने वाले वैज्ञानिक थे वो हैंकिंग थे। बोवेरी ने क्या किया था, सटन और बोवेरी ने क्या किया था, तो इन्होंने वंशानुक्रम के गुणसूत्र सिद्धांत दिए थे। कब दिए थे? 1902 में किए थे। और लिंकेज नाम किसने दिया था? टीएस मॉर्गन ने लिंकेज नाम दिया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जब कोई निश्चित लक्षण केवल मादा अभिभावक के द्वारा वंशानुगत होता है तो यह संभवतः प्रदर्शित करता है व्हेन अ सर्टेन कैरेक्टर इज इनहेरिटेंस ओनली थ्रू द फीमेल पेरेंट्स इज प्रोबब्ली रिप्रेजेंट द केस ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, मेंडेलियन न्यूक्लियर इनहेरिटेंस या मल्टीपल प्लास्टिड इनहेरिटेंस। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी कि साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। जब कोई निश्चित लक्षण केवल मादा अभिभावक यानी फीमेल के द्वारा वंशानुगत होता है तो यह संभवतः कोशिका द्रव्यीय वंशानुगत, जिसे आप साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस कहते हैं, उसको प्रभावित करता है, मतलब प्रदर्शित करता है। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस को माता पिता से ऑर्गेनेल्स डीएनए की विरासत के रूप में परिभाषित किया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि रक्त समूह ओ वाले बच्चे का जन्म रक्त समूह ए और बी के माता पिता से हुआ है तो उदाहरण है किसका? ये उदाहरण है कंप्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस या नन ऑफ एबव। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, को डोमिनेंस। यदि एक बच्चे का रक्त वर्ग यानी ब्लड ग्रुप जो है ओ है और ऐसे माता पिता से उत्पन्न हुआ है जिनका ब्लड ग्रुप ए यानी माता का ए और पिता का बी है, तो यह जो है को डोमिनेंस को शो करता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। पीसीएस प्री 2009 और 2010 दो बार ये क्वेश्चन देखा जा चुका है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य में लिंग से जुड़ा हुआ जीन किसके कारण प्रस्तुत किया जाता है? द सेक्स लिंक जीन इज मैन इज प्रेजेंटेड बाय।
यूमोलॉजिकल यूमोग्लोबिन जीन, यूमिनोग्लोबिन जीन, आई कलर जीन, हीमोग्लोबिन जीन या फिर कलर ब्लाइंडनेस जीन। मनुष्य में लिंग से जुड़ा हुआ जीन किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, कलर ब्लाइंडनेस जीन। मैंने आपको बताया था वर्णधानता जो है ये एक आनुवांशिक बीमारी है। इसमें जो व्यक्ति होता है वो लाल और हरे रंग में अंतर स्पष्ट नहीं कर पाता है। एक्स जीन इस बीमारी का वाहक होता है। ये पीढ़ी दर पीढ़ी एक्स जीन के द्वारा ट्रांसफर होता है। ज़्यादातर जो पुरुष होते हैं वो इसके शिकार होते हैं, महिला जो होती हैं वो इसकी वाहक होती हैं। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मानव में लिंग संलग्न जीन का प्रतिनिधित्व करता है। द सेक्स लिंक जीन इज मैन इज रिप्रेजेंटेड बाय हीमोग्लोबिन जीन, वर्णधानता जीन, नेत्र वर्णक जीन यानी आई कलर्ड जीन या फिर साइटोक्रोम जीन। तो अभी हम लोगों ने देखा था लिंग संलग्न जीन कौन सा होता है, कलर्ड ब्लाइंडनेस होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। सेम क्वेश्चन पीसीएस प्री में आपने देखा, सेम वही क्वेश्चन जीआईसी बायोलॉजी में देख लीजिए। सारे क्वेश्चन मतलब आप अगर जीआईसी की तैयारी कर रहे हैं तो सोच लें केवल जीआईसी के ही बुक पढ़ेंगे तो साइंस कहीं अलग से नहीं आता है। इन्हीं सब क्वेश्चन को उलट पलट के दिया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, डैश टर्नर के सिंड्रोम का प्रतिनिधित्व करता है। एक्स एक्स वाई, एक्स एक्स एक्स, एक्स ओ, एक्स 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 एक्स। तो मैंने आपको बताया था टर्नर सिंड्रोम का प्रतिनिधित्व कौन करता है, एक्स ओ करता है। एक्स एक्स वाई किसका करता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है एक्स एक्स वाई किसका करता है। अगर आपने वीडियो को अच्छे से देखा तो इसका जवाब ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है कि एक्स एक्स वाई जो है किसका प्रतिनिधित्व करता है, कौन सी सिंड्रोम का। इसके साथ साथ मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछती हूँ, डाउन सिंड्रोम में कौन सा जीन प्रभावित होता है और इसमें व्यक्ति को कौन सा विकार मतलब हो जाता है, कैसे पता चलता है कि इसको डाउन सिंड्रोम है, उसमें कौन सा जीन प्रभावित होता है, ये क्वेश्चन आपको बताना है। और दूसरा आपको बताना है एक्स एक्स वाई ये किसका लक्षण है। ठीक है, बाकी इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। टर्नर सिंड्रोम महिलाओं में एक्स क्रोमोसोम की अनुपस्थिति हो जाती है, यानी केवल जहाँ पे एक्स एक्स होता है फीमेल में वहाँ पे एक्स और जीरो हो जाएगा, एक एक्स जो है वो गायब हो जाता है। जैसे आपने डाउन में देखा था 2n+1 होता है तो इसमें 2n-1 हो जाता है। ठीक है, 2n-1 हो जाता है। अगला क्वेश्चन, इसमें स्त्रियां जो होती हैं वो नापुंसक का शिकार हो जाती हैं, यानी कि उनको संतान उत्पन्न नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कारक संलग्नता की ताकत को प्रभावित नहीं करती है। Which one of the following factors does not affect the strength of linkage? टेम्परेचर, एक्सरे, एज ऑफ एनिमल्स या फिर सेलिनिटी। कौन सा वो कारक है जो सहलग्नता यानी कि लिंकेज को प्रभावित नहीं करती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सेलिनिटी, ऑप्शन डी। लवणता जो होता है ये सहलग्नता की ताकत को प्रभावित नहीं करता है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर पूछा जाए कि सहलग्नता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो सहलग्नता एक ही क्रोमोसोम पर जीन या अन्य डीएनए अनुक्रमों का घनिष्ठ संबंध होता है। इसको जो प्रभावित करने वाले कारक होते हैं इसमें दूर स्थित जीन सहलग्न कम कर पाते हैं। जीव की उम्र जैसे जैसे बढ़ती जाती है जीन विनिमय की जो संभावना है वो घटती जाती है, तो इससे भी प्रभावित होती है। तापमान से भी ये प्रभावित होती है, टेम्परेचर घटने से संलग्नता की क्षमता घटती है, तापमान बढ़ने से संलग्नता की क्षमता घटती है। और रेडियोधर्मी किरणें जैसे एक्स किरणें हो गई ये भी संलग्नता की क्षमता को यानी लिंकेज की क्षमता को कम कर देते हैं। ठीक, सैलिनिटी जो है ये इसको प्रभावित नहीं कर पाती है। अगला क्वेश्चन, एक महिला का बच्चा क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से ग्रसित है। बच्चे के शरीर में बॉर बॉडी की संख्या है 1, 3, 2 या नन ऑफ एबव। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, एक साइंटिस्ट थे मुरे नाम के, मुरे बार, इन्होंने बार के बारे में बताया था। अगर पूछा जाए बार के बारे में किसने बताया तो साइंटिस्ट का नाम था मुरे बार, इन्होंने बॉर बॉडी के बारे में बताया था। इन्होंने केंद्रक कला में चिपका एक पिंड जैसा गहरा पिगमेंट देखा और इसी को इन्होंने बार बॉडी कहा। इसके बारे में इन्होंने बताया था 1948 में। ठीक है, यह नर की कोशिकाओं में नहीं होता है, यानी यह मेल में नहीं पाया जाता है, या जो महिला होती हैं उनके XX गुणसूत्र में होता है। ठीक है, इसमें जो होता है 44 गुणसूत्र के साथ XXY हो जाता है। ठीक, समानता या अनियमित गुणसूत्रों वाली स्त्रियों में एक से अधिक X गुणसूत्र बार बॉडी में बदल जाते हैं। बार बॉडी की संख्या X क्रोमोसोम की संख्या 1। इस रोग में छोटे वृषण कोष,
छोटी प्रोस्टेट ग्रंथि और टेस्टोस्टेरोन कम स्रावित होता है। टेस्टोस्टेरोन ये क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन तो ये प्रेगनेंसी के टाइम पे काम आता है। इससे प्रेगनेंसी की कैपेसिटी डिसाइड होती है। ये टेस्टोस्टेरोन एक प्रकार का हार्मोन्स है, ठीक है। ये कम स्रावित होता है पुरुषों में, और जो उनका वृषण होता है वो भी छोटा हो जाता है, वृषण कोष छोटा हो जाता है, और उनकी जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है वो भी कम हो जाती है, छोटी हो जाती है, ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा कि बार बॉडी की संख्या 1 होती है, ठीक है। अगर कोई महिला का बच्चा क्लाइंट सिंड्रोम से ग्रसित है तो बच्चे के शरीर में बार बॉडी की संख्या 1 होगी। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। 1948 में मुरे बार ने इसके बारे में बताया था, न्यूक्लियस के न्यूक्लियोप्लाज्म में देखकर। अगला क्वेश्चन, जंपिंग जीन अकर्स इन। जंपिंग जीन केवल जीवाणु में, केवल बैक्टीरिया में, केवल यूकैरियोट्स में, यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स दोनों में? तो जंपिंग जीन जो होता है ये यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स दोनों में पाया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसकी खोज मैंकलीटॉक नामक वैज्ञानिक ने मक्के के पौधे पर किया था। ये जो होता है यूकैरियोट और प्रोकैरियोट दोनों में पाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जंपिंग जीन का पर्याय नहीं है? ट्रांसपोजन, हस्तक्षेप अनुक्रम, सम्मिलन अनुक्रम तत्व, या हस्तांतरणीय या ट्रांसपोजेबल जेनेटिक एलिमेंट्स? कौन सा जंपिंग जीन का पर्याय नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, इन्वर्टिंग सीक्वेंस यानी हस्तक्षेप अनुक्रम। हस्तक्षेप अनुक्रम जंपिंग जीन का पर्याय नहीं है। हस्तक्षेप अनुक्रम एक जीन का हिस्सा है जिसे डीएनए से प्राथमिक आरएनए ट्रांसक्रिप्शन में ट्रांसक्राइब किया जाता है, लेकिन फिर इसे हटाया जाता है। जब इसके दोनों तरफ तथा कथित एक्सॉन अनुक्रम को एक साथ जोड़ दिया जाता है तो इसे इंस्ट्रॉन्स कहते हैं। शेष बाकी जो है ये तीनों ये जंपिंग जीन का हिस्सा होते हैं, ठीक है। बाकी जो जंपिंग जीन का हिस्सा नहीं है वो कौन सा है? इंटरवर्जिंग सीक्वेंस, ये जंपिंग जीन का हिस्सा नहीं है, ठीक है। जंपिंग जीन को सेकंड लैंग्वेज में ट्रांसपोजन कहा ही जाता है, तो ये तो इसका हिस्सा हुआ ही हुआ। इसके साथ साथ इन सिक्रेशन सीक्वेंस एलिमेंट्स यानी सम्मिलित अनुक्रम तत्व और ट्रांसपोजेबल जेनेटिक एलिमेंट्स, ये तीनों ही जो है इसके हिस्से हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आज के वीडियो में हम लोग बस इतना ही पढ़ेंगे। आगे अभी बहुत सारे क्वेश्चन है, देख लीजिए आप। तो आगे के क्वेश्चन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नए हैं तो। अगर आप इस चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिए। साथ ही साथ बहुत ज़्यादा नहीं, अगर आप लोग जो है अपने केवल 2 दोस्तों से चैनल सब्सक्राइब कराएंगे, एक व्यक्ति केवल 2 लोगों को जोड़ेगा, एक व्यक्ति 2 लोगों को जोड़ेगा, तो 2 लोग 2 लोगों को जोड़ेंगे, ये 2 लोग 2 लोगों को जोड़ेंगे, ये 2 लोग 2 लोगों को जोड़ेंगे। ऐसे जो है ये हमारा जो परिवार नॉलेज कॉर्नर है ये धीरे धीरे ग्रो कर जाएगा, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलेगा और हम कुछ अच्छा करने का आपके लिए प्रयास कर पाएंगे। बहुत जल्द हम बॉटनी के भी क्लासेस लेके आने वाले हैं, तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पे कोई भी अपडेट आता है तो हम आपको बता देते हैं। अगर आपने एनवीएस केवीएस का फॉर्म नहीं भरा है, 4 दिसंबर लास्ट डेट है, फटाफट उस फॉर्म को भर दीजिए, क्योंकि यही सारे क्वेश्चन जो है उसमें भी आने वाले हैं। लेवल यही रहता है पीजीटी का, आपका कोई भी एग्जाम हो, DSSB का हो, यूपी पीजीटी का हो, एलटी ग्रेड का हो, एनवीएस केवीएस का हो, अगर आप पीजीटी टीजीटी भर रहे हैं तो आपका लेवल यही रहता है, ठीक है। बाकी वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। अपना फीडबैक जरूर बताइएगा। पूछे गए क्वेश्चन का जवाब अगर आप कमेंट बॉक्स में देते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में आपके कमेंट को भी शामिल किया जाएगा। थैंक यू।